इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस के 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों इसी तरह का पैटर्न आपके बोर्ड एग्जाम में होता है। वहां आपको 48 क्वेश्चन में 40 का जवाब देना होता है और 40 का आप सही जवाब देते हैं तो आपको 40 अंक मिलते हैं। सेम वही पैटर्न मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला है पारदर्शी, जिससे कि वस्तुएं आर पार देखी जा सकती है या प्रकाश आर पार हो सकता है। दूसरा है अपारदर्शी और तीसरा है पारभासी। अपारदर्शी जैसे दीवार है, इससे आप एक तरफ से दूसरी तरफ रोशनी नहीं दे सकते हो। पारदर्शी में क्या होता है कि एक तरफ से आसानी से दूसरी तरफ रोशनी चली जाती है। और पारभासी जिससे कि पूरी रोशनी तो नहीं जाती है, थोड़ा थोड़ा जाता है, जैसे धुंध हो गया या कागज जिसमें हमने तेल लगा रखा है, तो ये सब क्या है, पारभासी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तीसरा है आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों आमीटर का प्रतिरोध जो होता है 0 होता है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है और यही राइट आंसर है। आपको मिलेगा कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो जहां 0 ऑप्शन में होगा वहीं आप मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो दोस्तों खिलौने में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद है लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? यानी f और r में क्या संबंध है? तो आपने यदि फिजिक्स पढ़ा होगा तो f बराबर r/2 ये जरूर देखा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 7वां प्रश्न। चलिए हम अपने 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? इसमें से आपको पूछ रहा है कि किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो दोस्तों सबसे उच्चतम इसमें से अपवर्तनांक जो है हीरा का है और ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, अल्पतम के जगह पर कहीं कहीं आपको न्यूनतम मिल जाएगा, तो वहां भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। अल्पतम और न्यूनतम दोनों सेम चीज है। तो दोस्तों सामान्य दृष्टि की न्यूनतम या अल्पतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से दूर आप वस्तु को ले जा सकते हैं तो दिख तो जाएगा। 25 से कम में लाते हैं, 25 सेमी से कम में लाते हैं तो आपको वस्तु धुंधला दिखाई देने लगता है। तो यहाँ सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी लाल रंग। लाल रंग को प्रिज्म से गुजरने के पश्चात वो सबसे कम झुकता है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस जरूरी है? तो यहाँ देखिए निकट जो है कितने अक्षर का है? निकट इसमें है 1 2 3 अक्षर और एक प्लस कर दीजिए 4 अक्षर वाला आपको ले लीजिए। तो 4 अक्षर वाला अवतल लेंस होता है और इसका राइट आंसर जो होगा अवतल लेंस ही होगा। दूर रहेगा तो एक प्लस करके उत्तल कर दीजिएगा, निकट रहेगा तो अवतल होगा। उसके बाद 11 क्वेश्चन है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो दोस्तों जो विद्युत का प्रतिरोध होता है इन तीनों पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है।
विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए वाट जो है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। यानी याद रखिएगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। याद रखिएगा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कौन सा कथन जो है वो असत्य है, इसे ढूंढना है। तो दोस्तों ऑप्शन है विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर प्रेरण पर कार्य करता है, ये राइट है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी जो है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, तो ये सही नहीं है, यही आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। उसके बाद है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। यानी फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बायां हाथ का जो मध्यमा होता है वो किसका संकेत करता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। चुंबक को यदि आप स्वतंत्र भी छोड़ दे तो वो नॉर्थ और साउथ पोल के ओर ही झुकेगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? यानी नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? यानी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फ्रांस। आंद्रे मैरी एम्पियर फ्रांस के रहने वाले थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तो पवनों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारत, फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डेनमार्क। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या क्या होता है? तो दोस्तों परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। यानी परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? यानी नाइक्रोम कौन कौन से तत्व द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों ये निर्मित होता है निकेल एवं क्रोमियम द्वारा। निकेल और क्रोमियम का इस्तेमाल कर नाइक्रोम बनाया जाता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, जो कि ऑप्शन डी में है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुने 10⁻19। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जूल बटे कूलम किसके बराबर है? जूल बटे कूलम जो है वो वोल्ट के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर है, जूल बटे कूलम बराबर वोल्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक जो होगा वो वोल्ट होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? वोल्ट होगा। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहते हैं, यानी किस यंत्र द्वारा विभवांतर मापा जाता है? तो दोस्तों विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक। आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। उसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। उसके बाद है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों जिप्सम का आपसे रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो याद रखिएगा CaSO4
ट्वाइस 2H2O, CaSO4 ट्वाइस 2H2O, यही जो है इसका रासायनिक सूत्र है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या है, यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? तो दोस्तों क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 17 है, याद रखिएगा। समानतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना का जो है रासायनिक सूत्र है CaO। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन, यानी जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों ऑप्शन ए NaHCO3, यानी NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अम्ल। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। उसके आगे क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होगा? तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका पीएच मान 10.5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? यानी अधातु होने के बावजूद भी आयोडीन जो है वो चमकीला होता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है? इनमें से आपको क्रियाशील धातु को पहचानना है। तो ये सोडियम जो है Na, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी ऑक्सीजन जो है उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6, यानी ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो इसमें से ऑप्शन चूज करना है दोस्तों। ऑप्शन सी जो है कीटोन, इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों होगा त्रिआबंध, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये CnH2n, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? तो 7 आवर्त है आवर्त सारणी में। उसके बाद है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि हम समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार देखेंगे तो क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है परमाणु साइज जो है बढ़ता है, यानी परमाणु का साइज बढ़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? अधातु होने के बावजूद भी ये तरल अवस्था में जो होता है वो ब्रोमीन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन की आपसे परमाणु संख्या पूछी जा रही है। तो कार्बन की परमाणु संख्या ऑप्शन सी 6 जो है वो राइट आंसर है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 6 है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है Pb+CuCl2 और आगे जो है वो है PbCl2
प्लस Cu उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है। यानी इस रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना है तो ऑप्शन दिया है विस्थापन है, द्विविस्थापन है, वियोजन अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी लोहा पर जिंक का लेप लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। लोहे के ऊपर जिंक का लेप लगाया जाता है। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? यानी जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाए तो इनमें से कौन सा गैस बनेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है H2। H2 ये जो है यही बनेगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।